इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो इसी चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करती है कि हम लोग जब अपने बचपन से जो भी ट्रॉमा लेके आ रहे हैं, जो पेन्स लेके आ रहे हैं, सफरिंग्स लेके आ रहे हैं, सप्रेशंस लेके आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करके उसको डील कैसे करना है और अपने सिस्टम से। सर, एक एडल्ट जब भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता है या जो भी रिपीटेटिव पैटर्न्स उसको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो ये उसके दोनों चीज़ें हो सकती है कि आपके खुद के कार्मिक इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं या जो ट्रॉमा जो आप बचपन से लेके आ रहे हो वो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ को वो शेप कर सकता है। मेरे को अपनी लाइफ में ना किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, तो वो क्या करता है, वो सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू करता है, उसके अंदर अवॉइडेंस आनी शुरू हो जाती है, वो सिचुएशंस को डील करने से डरता है, उन चीज़ों को फेस करने से वो डरता है। लाइक जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप लोगों ने भी कभी ये फील किया है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि बचपन में आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए बाउंड्री सेट की थी या जो लिमिटेशंस आप लोगों के लिए सेट की थी, उनको आप आज एडल्टहुड में फुलफिल नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं लैक करते हैं उन चीज़ों को फुलफिल करने में? और क्या आप उस बर्डन को आज भी कैरी कर रहे हो कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए बाउंड्री सेट की थी हम उनको फुलफिल नहीं कर पाए? क्योंकि बचपन हमारा एक लाइफ का वो स्टेज होता है जिसे हम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल होता है। लेकिन उसी स्पेशल स्टेज में अगर हमारे पेरेंट्स इवन अगर उस स्टेज में हमारे लिए ऐसी बाउंड्री सेट कर देते हैं या ऐसी लिमिटेशन सेट कर देते हैं जिन्हें हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो उसका फिर हमारी एडल्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट हेमंत सर के साथ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। हाय अंजलि, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड डियर। एंड सर, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आजकल हम ये एक टर्म आता है मार्केट में जो बहुत सुनते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग। इसमें सर ऐसे कि अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई बचपन में हमारे साथ मिस्टेक करी है या कुछ ऐसे ट्रॉमास हमें दिए हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ उस प्रॉपर तरीके से शेप नहीं हो पाती, तो एडल्ट लाइफ में जब हम उन सब चीज़ों को कैरी करते हुए आते हैं बचपन से, तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है सर हमारी लाइफ को? और सच में क्या इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का जो बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होता है? ओके। तो देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ है कि जो पेरेंटिंग आपने एक बोली कि पेरेंटिंग मिस्टेक्स, जो कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इंटेंशनली मिस्टेक्स नहीं करते। मिस्टेक्स क्या होती है बेसिकली कि आपने कोई गलती करी है। अब गलती जो है वो दो तरीके से होती है। एक तो आपसे अनजाने में गलती हो गई, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। एक होता है कि आप इंटेंशनली गलती कर रहे हो। करेक्ट। अब हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से एक पर्टिकुलर तरीके से रहना सीखा, हम्म। राइट। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों के रहने का तरीका अलग था, उनके बिलीफ सिस्टम अलग थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिज़ायर्स बहुत कम थी। करेक्ट। तो वही चीज़ें जो है हमारे पेरेंट्स ने, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी। पहले लाइक हम जैसे देखते हैं ना कि 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे। करेक्ट। तो वहाँ पे क्या है कि मदर के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो सारे के सारे बच्चों को देख पाए। वो 1 या 2 बच्चों को देखती थी, बाकी के तो वो जब बड़े हाँ, देख भाई-बहन जो देख है के ही पलते थे वो। वो छोटे भाई-बहनों को देखते थे। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उन हमारे पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि रियल सेंस में बच्चों को किस तरीके से डील करना है। हम्म। क्योंकि देखो कि पहले के बच्चों की ना इतनी ज़्यादा इमोशनल नीड नहीं हुआ करती थी जितना आज के टाइम में बच्चों की इमोशनल नीड है। तो जो ये पेरेंटिंग मिस्टेक मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर एरा के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से वो अपने बच्चों को बेस्ट देने की वो कोशिश करते हैं। अब उनके अंदर वो अवेयरनेस है या नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। आज के टाइम में अगर आप देखो, लाइक जैसे मैं अपने फैमिलीज़ में भी देख रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मैं उनके बच्चों को देखता हूँ, मैं वो किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखते ना आपको कंपैरिजन फील हो जाएगा। आज की डेट में जो जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे आज की डेट में ना इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं। लेकिन हो सकता है कि जब यही बच्चे जब वो बड़े हो जाएँगे तब वो शायद ये कहेंगे कि वो हमारे साथ ये कंप्लेंट करेंगे कि यार कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ इमोशनल सपोर्ट तो दे रहे हैं लेकिन हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे। टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों की डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, उनके अच्छे स्कूल्स के लिए, उनके अच्छे बाकी की चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। तो आज अगर हम लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे फॉर एग्जांपल, तो मेरे बच्चे मेरे को आगे जाके ये कंप्लेंट करेंगे कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। बिल्कुल। करेक्ट। तो ये पेरेंटिंग मिस्टेक मैं नहीं बोलूँगा। पेरेंटिंग मिस्टेक इज़ नॉट द आइडियल वर्ड। हाँ, बट ये हम लोग इसको ज़रूर कर सकते हैं कि जो पेरेंटिंग अनअवेयरनेस जो थी,
राइट? कि जब वो पेरेंट्स को जब पता नहीं था कि हमारे को अननोइंगली उन्होंने हमारे अंदर जो ट्रॉमा जो इन्फ्यूज़ कर दिया, जो एक सप्रेशन जो इन्फ्यूज़ कर दिया कि वो आज हमारी लाइफ में बहुत मेजर तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है। एंड जैसा आपने ये पूछा कि जो ये एक नया वर्ड जो है इनर चाइल्ड हीलिंग जो है हाँ। वो एक्चुअली में काम करता नहीं करता? डेफ़िनेटली ये काम करता है। क्योंकि आज की डेट में आप जो हो, वो आप अपने बचपन का ही रिफ्लेक्शन हो। आपके अपने पेरेंट्स ने जो भी चीज़ें आपको सिखाई उसी से आपकी बिलीफ बने। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो हम लोगों ने एक ये चीज़ देखी है ना कि हमारे पेरेंट्स हम लोगों को एक चीज़ बहुत बोलते थे कि पैसा सोच समझ के खर्च करो, कोई पेड़ पे थोड़ी ना हाँ, उगता है, बिल्कुल। राइट? तो आज की डेट में हमारा भी कहीं न कहीं ये बिलीव बन गया कि हमारा भी स्केर्सिटी माइंडसेट हो गया है हाँ। कि यार पैसे को सेव करके रखो, ज़्यादा खर्च करोगे या पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो बिलीफ जो आपके पेरेंट्स ने इन्फ्यूज़ किया क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, राइट? वो जो चीज़ जो है वो आज आपके अंदर भी वो बिलीफ है और कहीं न कहीं वही चीज़ आपकी लाइफ़ में भी रूल करती है। तो यानी कि अगर आपको आज की डेट में अगर पैसा भी खर्च करना है ना, तो 10 बार तुम सोचते हो कि यार कि ये चीज़ मैं अभी खरीदूँ या मैं थोड़ा-सा वेट कर सकती हूँ तो मैं कर लूँ। करेक्ट? तो डेफ़िनिटली जो हमारे चाइल्डहुड जो चीज़ें जो होती है वो हमारे प्रेज़ेंट लाइफ़ को वो इम्पैक्ट करती हैं। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो इसी चीज़ के ऊपर एम्फसिस करती है कि हम लोग जब अपने बचपन से जो भी ट्रॉमा लेके आ रहे हैं, जो पेन्स लेके आ रहे हैं, सफ़रिंग्स लेके आ रहे हैं, सप्रेशंस लेके आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करके उसको डील कैसे करना है और अपने सिस्टम से, चाहे वो फिज़िकल लेवल है, इमोशनल लेवल है या बिहेवियर लेवल है, उन सारी चीज़ों से उसको कैसे रिलीज़ करना है। तो डेफ़िनेटली इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क तो करता ही है। सर, बचपन में सभी के पेरेंट्स से सबको एक्सपेक्टेशन होती है अपने-अपने बच्चों से। हमें हमारे पेरेंट्स को भी थी। सर, लेकिन जो बचपन में जो पेरेंट्स करेक्शन करते हैं, एक बच्चे के लिए कि यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं जाना, इस तरीके से नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें एक जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी लाइफ़ को किस तरीके से शेप करती है फिर? ओके, तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा अंजलि क्योंकि ये ना हर आज की डेट पे अगर हमारी जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना या मैक्सिमम अडल्ट्स की अगर मैं बात करूँ वो ये सारे प्रॉब्लम्स को आज भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि जब वो छोटा बच्चा जब होता है, जब उसके पेरेंट जब बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े हो, रिस्क नहीं लेना लाइफ में, थोड़ा सा सेटल होके अपनी लाइफ में जियो। तो बेसिकली ये जो पेरेंट जो वो बातें जब वो बोल रहे होते हैं, तो वो एक छोटे बच्चे के लिए वो एक उसका मैनुअल बन जाता है। एक उसकी इंस्ट्रक्शन बुक बन जाती है क्योंकि बच्चे तो वही सीख रहे हैं जो पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं, करेक्ट? अब पेरेंट्स ने बोला कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए या हमेशा चुप रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार आर्ग्यूमेंट करना है। तो अब बच्चे ने ये क्या सीखा कि अब मुझे अगर कोई मेरे से अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी अगर कर रहा है तो मुझे अपना पॉइंट नहीं रखना चाहिए, मुझे चुप रहना है। हुँ। ज़्यादा मत बोलो का मतलब क्या होगा कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही नहीं है। लड़कों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो ये बोली जाती है जब भी कोई लड़का अगर रोता है, तुम कोई लड़की हो जो तुम रो रही हो, हाँ, है ना? बिल्कुल सर। फिर लड़कियों के लिए एक अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अगर वो छोटा भाई है या बड़ा भाई कि वो तो भाई है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आप दे दो। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने ये जो सारी जो उनकी जो ये छोटी-छोटी जो ये रिस्ट्रिक्शंस जो होती थी, ये एक बच्चे का मैनुअल बन जाता है। और वो मैनुअल क्या करता है कि जब हम लोग बड़े जब हो जाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ़ के अंदर एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि मैं वही चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ। अब बड़े होने के बाद मेरे को ये एक चीज़ समझ में आई कि अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे अंदर ये बिलीफ जैसे अगर आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे अंदर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बिलीफ था कि मुझे ना ज़्यादा नहीं बोलना। यहाँ पे बात ज़्यादा या कम की नहीं है। हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि मुझे सही बोलना है या नहीं बोलना। कभी-कभी क्या होता है कि जब अगर आपको अपनी लाइफ़ में कोई स्टैंड लेना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें सिखाया यही है कि ज़्यादा मत बोलो, अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो रही है तो चुप हो जाओ, तुम्हें आर्गुमेंट करने की थोड़ी ना ज़रूरत है। तो वही चीज़ जो है ना आपकी वो पर्सनल लाइफ़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करना शुरू करती है। क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ तो फिर भी आप लड़ लेते हो, ठीक है? सिबलिंग्स के साथ भी एक बार को आप लड़ सकते हो। लेकिन जब आप एक मैरिज में जब आप आते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जब आप आते हो, तो वहाँ पे जो ये सेपरेशन जो होता है ना, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। वहाँ पे आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हो। फिर आप डिस्कस नहीं करते, अपने पार्टनर्स के साथ में आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हो। आप सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है यार अगर मैंने अपने पार्टनर से अगर कोई वो बात अगर मैंने डिस्कस करी तो शायद उसको वो कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये सीखा है ना कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में मैं डे इन डे आउट में ये देखता हूँ कि जो लोगों की जो सबसे बड़ी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन की वजह से होती है।
क्यों? क्योंकि वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वो अपना कम्युनिकेशन चैनल जब वो ओपन कर लेते हैं, मीन्स अपने पार्टनर को सही तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी लाइफ में जो उनके जितने भी जो रिलेशनशिप जो हैं, वो इम्प्रूव होना शुरू होते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि पहले मेरे अंदर भी ये बिलीव था कि मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से बचपन से यही सीखा कि चुप रहो, चुप रहो। तो अब वो चुप रहने की वो इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं चाह के भी अपनी चीज़ों को मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। इवन अपने बेस्ट फ्रेंड्स के भी साथ भी मेरे को बोलते हुए बहुत हेजिटेशन होती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इस फील्ड में जब आया, जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि एक इनर चाइल्ड हीलिंग की क्या रेलेवेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तब जब मैंने अपने ऊपर काम करना जब मैंने शुरू किया, सो देन आई हैव रियलाइज कि यस, कि जो ये ट्रॉमा जो मैं ये कैरी करके आती है, आई नॉट से दी ट्रॉमा, बल्कि ये जो बिलीफ जो मैं ये कैरी करके जो आ रहा था, उस बिलीफ ने मेरे लाइफ के बहुत सारे साल ऐसे हैं कि जहाँ पे मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को खो दिया, एंड मैंने अननोइंगली अपनी लाइफ में पेन को इन्वाइट किया। क्यों? क्योंकि मैंने सप्रेस किया अपने आप को। लेट्स से कि मेरे को अगर मेरे किसी दोस्त की अगर कोई बात बुरी लगी, या मेरे को अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी, तो मैंने उसको कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। मैंने उसको एस्केप रूट मैंने वो ढूँढा। एस्केप रूट मेरे लिए क्या था कि चुप हो जाओ यार, हाँ, वो ईज़ी कुछ नहीं लगता होता। है। वो ईज़ी लगता है क्योंकि आप चुप हो जाओगे, आर्गुमेंट ही हाँ, नहीं होंगे, आर्गुमेंट ही नहीं होगा, बात ही नहीं बढ़ेगी बात ही फिर। नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो एस्केप करने की ना मेरे को आदत पड़ गई। वो हर किसी को फिर वो आदत पड़ जाती है। तो हम लोग ना, और ये जो एस्केपिज़्म जो होता है, ये सिर्फ़ धीरे-धीरे करके हमारी पर्सनल लाइफ़ पे तो कर ही रहा होता है, वो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी इम्पैक्ट करना शुरू होता है। हम लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना बंद कर देते हैं, या अगर ऑफ़िस में अगर कोई कहीं पे पार्टीज़ हो रही है, तो हम लोगों को वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो हम लोग वहाँ से वो हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हैं, ये ओवरऑल डेफ़िनिटली हमारी लाइफ़ में इम्पैक्ट करती हैं, एंड इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए। अच्छा। सर, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने भी बचपन से काफ़ी ऐसे बिलीव्स को कैरी किया है अपने इस यहाँ तक आने में। लेकिन आपने सर ये नहीं बताया कि आप इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले फिर? ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, कि देखो कि बहुत सारे ट्रॉमास मैं अपनी लाइफ में कैरी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ख़राब था, बहुत अच्छा मेरा चाइल्डहुड था। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ उस टाइम के हिसाब से मेरे को दी। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो अननोइंगली उन्होंने मेरे अंदर इन्फ्यूज़ कर दी। तो अब जब मेरे को वो चीज़ें जब वो समझ में आई ना, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सोल फ्रैगमेंट्स को रिट्रीव करना शुरू किया। होता क्या है कि जो हमारी जब किसी भी जगह पे अगर हमारा कोई ट्रॉमा अगर होता है, हमारे को अगर कोई पेन मिलता है, हमारा सफरिंग जो मिलता है, तो जो हमारी एक सोल का जो एक पार्ट जो होता है ना, वो उस जगह पे अटक जाता है। तभी अगर आप चीज़ें देखोगे ना, बचपन की जितनी भी जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं ना, वो सारी याद होंगी। हाँ। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी सुंदर-सुंदर ड्रेसेस दिलवाई, उनके कलर्स क्या थे, उन्होंने आपकी क्या-क्या विशेज़ आपकी पूरी करी। लेकिन आपको ये ज़रूर याद होगा कि उन्होंने आपकी कौन सी विश पूरी नहीं करी। हाँ, बिल्कुल। आपको ये भी याद होगा कि आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने कब आपको डाँटा, या कब आपको ह्यूमिलेट किया, हुँ। राइट? वो सारी चीज़ें आपको याद है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सोल, जो हमारा मेमोरी जो होती है, वो वहाँ पे जाके रुक जाती है, अटक जाती है, क्योंकि वो बच्चों को वो इतना ट्रॉमा लग जाता है वो। राइट। तो उस ट्रॉमा को डील करने के लिए पहले तो मैंने सोल फ्रैगमेंट्स को रिट्रीव किया, जो मेरे बचपन की जो मेरी मेमोरीज थी, उन मेमोरीज को मैंने अपने अंदर इंटीग्रेट किया, उन इवेंट्स को मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरी लाइफ में वो एक इवेंट हुआ था, और उस इवेंट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक एक्चुअल एग्जाम्पल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इस पेन को रिलीज करने में इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 32 ईयर्स। ओह! 32। सो जब मैं छोटा था तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, राइट? तो समर वेकेशन थी, तो सुबह से जल्दी हम लोग वो खेलना शुरू कर देते। तो उस टाइम पे साइकिल्स ज़्यादा हुआ करती थी, स्कूटी वगैरह, तो बाकी तो ये चीज़ें अभी आई हैं, बट हमारे टाइम पे साइकिल्स वगैरह होता थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे नेबर की साइकिल में से हवा निकाल दी, अच्छा। और हमारे एक आंटी थी, नेबर आंटी, उन्होंने वो देख लिया, और उन्होंने सुबह उठते ही मेरे पापा को शिकायत लगा दी कि हेमंत ने ऐसा किया। मेरे पापा ने ना वो उस चीज़ को सुना नहीं, कि मेरा पॉइंट नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने क्या किया, मेरे को एकदम से थप्पड़ मार दिया मेरे दोस्तों के सामने, और और आंटी के सामने। तो मुझे वो बहुत ह्यूमिलेशन फ़ील हुआ। मुझे ये लगा यार कि मेरे पापा ने मुझे सुना ही नहीं, क्या मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? हाँ। तो जब ये आया ना कि यार कि मेरे फादर को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, और वो उन्होंने मेरे को अपॉर्च्युनिटी ही नहीं दी मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो जो ट्रॉमा जो था, वो इतना एक्सट्रीम ट्रॉमा जब था वो मेरे अंदर, कि मैं बहुत सालों तक तो मेरे को अपने पापा से बात करने में भी डर लगता था। हुँ। उससे पहले मैंने कभी अपने पापा को हग नहीं किया था।
राइट, मैंने कभी अपने पापा को ट्रूली वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी जो है वो मेरे को हॉन्ट करती थी। लेकिन जब इस फील्ड में जब आया, जब मेरे को वो समझ में आया ना, तो मैंने सबसे पहले तो उस मेमोरी को एक्सेप्ट किया। मैंने सबसे पहले अपने फादर को एक्सेप्ट किया उस टाइम पे। ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरे फादर ने उस टाइम पे जो रिएक्ट किया उसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे किसी ने हमारे घर का डोर खटखटाया और उन्होंने सुबह उठते ही किसी इंसान को, उसके बच्चे की अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो इतनी गलत तरीके से शरारत कर रहा है, तो किसी भी पेरेंट्स को गुस्सा आएगा, किसी भी नॉर्मल इंसान को गुस्सा। तो वहाँ पे वो उन्होंने उस तरीके से रिएक्ट किया, तो उनके हिसाब से उस मोमेंट पे जो उन्होंने रिएक्शन दिया था, वो एक करेक्ट रिएक्शन था। तो पहले तो मैंने अपने उस फादर को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरे पापा ने जो किया वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं। फिर उस जगह पे जो वो पेन जो था, जो मेरे को मेरे नेबर की वजह से जो पेन मिला, मैंने अपने उस नेबर को फॉरगिव किया। उन आंटी को मैंने फॉरगिव किया, क्योंकि अगर वो बताती नहीं तो मैं पिटता नहीं सुबह-सुबह, और वो जो पिटता नहीं तो वो जो पेन जो मैं 32 इयर्स तक मैं जो कैरी कर रहा था, वो मेरे को करना ही नहीं पड़ता। तो वो जो डीप रूटेड जो वो रिसेंटमेंट जो था, जो एंगर जो था, जो मैं कैरी कर रहा था अपनी आंटी के लिए, उस एंगर को फिर मैंने रिलीज़ किया। कैसे? फॉरगिवनेस के थ्रू। और जब वो एक्सेप्टेंस पहले कर ली फादर को लेके, फिर आंटी को लेके मैंने अपने एंगर फॉरगिवनेस करी, मैंने रिलीज़ किया मैंने उसको। इनफैक्ट मैंने अपने फादर को भी फॉरगिव किया, क्योंकि ग्रजेस तो थे ना कि फादर को लेके मेरे पापा ने सुना नहीं। वो करने के बाद फिर मैंने उस हेमंत को, जो 10 साल का जो हेमंत जो था उस टाइम पे, उस हेमंत को एज़ अ चाइल्ड को मैंने प्यार किया, उसको एक्सेप्ट किया अच्छा। कि बेटा अगर कोई बात नहीं, अगर आपने कोई गलती नहीं भी करी, लेकिन अगर फिर भी आपके दोस्त ने करी, आप भी तो शैतानी के अंदर इन्वॉल्व थे, कोई बात नहीं, अगर आपने किया तो अब वहाँ से आपको ये लेसन सीखा ना कि आपने किसी को हार्म नहीं करना, हुँ। किसी भी पर्सन की किसी भी चीज़ को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं है। तो वहाँ पे एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा था, और उसके बाद मैंने ऐसी कोई शैतानी करी भी नहीं थी, क्योंकि वो डर बैठ गया था। तो मैंने उस छोटे हेमंत को मैंने वो प्यार किया, क्योंकि वो करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हम ना अपने बचपन में अपने आप को प्यार नहीं करते, फिर बड़े होके भी हम लोग अपने आप को प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें वैलिडेशंस चाहिए। हाँ। तो ये जो 3 तरीके जो है ना, वो 3 तरीके जब मैंने किए और बहुत रेगुलरली किया, ये एक ऐसा ट्रॉमा था जिसको ठीक है मेरे को 32 इयर्स लगे, लेकिन जब मैंने एक्चुअल हीलिंग जब मैंने करनी शुरू करी, वो एक्चुअल हीलिंग करने में भी मेरे को 6 महीने लग गए थे। अच्छा। क्योंकि मैं जब-जब उस पेन को, जब मैं उस मोमेंट को जब मैं एक्सपीरियंस करता था या याद करता था, तो वो दोबारा से पूरी साइकिल, वो पेन, वो पेन सफरिंग्स, ट्रिगर होता होगा रिजेक्शन, बार-बार। वो मेरे फादर उस टाइम पे, वो इट वाज़ द रिजेक्शन दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय फादर, राइट? तो उसको डील करने में मेरे को टाइम लगा, बट येस, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके मैंने उस आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं उस ट्रॉमा को मैं कंप्लीटली रिलीज़ कर चुका हूँ मैं। सर, एक एडल्ट जब भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता है या जो भी रिपीटेटिव पैटर्न्स उसको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो ये उसके खुद के कार्मिक पैटर्न्स होते हैं या फिर जो पेरेंटिंग उसके साथ बचपन में हुई है, उसकी वजह से उसे ये सब देखने को मिलता है? देखो, इसके दोनों रीज़न हो सकते हैं कि आपका खुद का ये कार्मिक इम्प्रिंट भी हो सकता है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने पेरेंट्स से जो बचपन में जो बिलीफ्स जो आप लेके आ रहे हो प्रेजेंट लाइफ में, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। अब होता क्या है कि अगर कोई रेपिटेटिव पैटर्न है, सो रेपिटेटिव पैटर्न का मतलब क्या होगा कि एक तरीके का पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जो है, या एक तरीके का पर्टिकुलर इंसान जो है, वो हमारी लाइफ में बार बार आ रहा है, और वो हमारे को दुख दे रहा है, या वो लव दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, या अलग तरीके से वो हमारे को लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो रेपिटेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में वो तब तक ही चलेंगे जब तक आप वो लेसन को लर्न करके अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो अगर कोई रेपिटेटिव पैटर्न होते हैं, वो मेनली हमारे खुद के कार्मिक इम्प्रिंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी सोल जब इस लाइफ में जब आती है, जब ये फिजिकल बॉडी जब वो लेती है, तो उससे पहले हमारी सोल ये डिसाइड करके आती है कि मुझे इस लाइफ टाइम के अंदर किस तरीके के लेसन्स को लर्न करना है। एंड जब तक आप उनको लर्न नहीं करोगे, तब तक चाहे वो आपके पेरेंट्स मीडियम बने हो उनको लेसन सिखाने का, आपके सिबलिंग्स बने, आपके लव पार्टनर बने, आपके टीचर्स बने, आपके गुरु बने, वो कोई भी हो सकता है, बट मेनली क्लोज रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो हमारे वो पेरेंट्स से हम लोग करते हैं। लाइक किसी ने बहुत एब्यूजिव चाइल्डहुड किसी ने देखा है, तो उस बच्चे के अंदर एक अलग तरीके का ट्रॉमा होगा, वो एक अलग तरीके का पेन और सफरिंग्स होंगी जो वो प्रेजेंट लाइफ में लेके आ रहा है, और वही एब्यूजिव रिलेशनशिप का जो प्रोजेक्शन जो है, वो अपने लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि पहले ये बोलते थे ना कि लड़कियों को तो नॉर्मली घर का काम ही करना चाहिए, उनको जॉब नहीं करना चाहिए, करेक्ट?
एंड लड़कियां जो है वो हमेशा सेक्रीफाइस किया करती थी कि अगर वो लड़कियों को अगर कोई टॉय चाहिए और लड़के को भी टॉय चाहिए तो वो मम्मी पापा कहते थे भाई बेटे को टॉय दिलवा देता, लड़की ने तो आगे जाके वैसे भी घर का काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उस लड़की के अंदर एक पेन आना शुरू हो गया, एक रिजेक्शन आना शुरू हो गया। उसके अंदर ये बिलीफ क्रिएट होना शुरू हो गया कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मुझे जो मैं चाहूँगी वो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना लड़कियाँ बहुत जल्दी सीख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही बिलीफ है कि मेरे हिसाब से मेरे को फ्रॉक नहीं मिली, मेरे हिसाब से मुझे ड्रेस नहीं मिली, मेरे हिसाब से मुझे टॉयज़ नहीं मिले, गुड़िया नहीं मिली। तो उनको एक चीज़ बचपन से ये समझ में आ गई कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द अब्यूज़। तो ये जो अब्यूज़ जो होता है, ये हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ में आके जब हम लोग बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो आप कंटीन्यूअस बेसिस पे आप उस अब्यूज़ को लेके आ रहे हो। तो अब जब आप अपनी रिलेशनशिप में जब आप आओगे, तो उसी तरीके की एनर्जीज़, वही चीज़ें ना आप अपने बच्चों के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दोगे। हुँ, अब आप वो डोमिनेंस दिखाना शुरू करोगे अपने रिलेशनशिप के अंदर कि जो मैं चाहूँगी वही होगा, एंड फिर आप अपने पार्टनर की नीड्स को आप कैंसल करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक वो गुस्सा है कि बचपन से तो मैं सैक्रिफाइस करती आ रही हूँ। अब आज की डेट में अगर मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अगर मेरे को अभी भी अगर मेरे को सैक्रिफाइस करना है, तो मैं तो नहीं करूँगी। तो एट टाइम्स मैंने बहुत सारे केसेज़ में देखा है कि स्पेशली लड़कियों के केसेज़ में मैंने देखा, वो बहुत रिबेलियस हो जाती हैं। हुँ, राइट? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बस यार बचपन से लेके हम लोग अपने आप को सप्रेस करके आ रहे हैं, अब मैं नहीं सप्रेस करूँगी। तो अगर उनके पार्टनर जो हैं, यू नो अगर हल्का सा भी अगर वो कुछ कह देते हैं ना, तो वो उनको वही चीज़ जो है वो पिंच हो जाती है, एंड देन वो छोटी-सी बात का ना एक कहते हैं छोटी-सी बात का एक बतंगड़ बन जाता है। करेक्ट? तो ये चीज़ें जो है ना वो धीरे-धीरे करके कुछ चीज़ें पेरेंटिंग जो हमारे जो इश्यूज़ जो होते हैं, वो भी हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ को वो इम्पैक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आपके खुद के कार्मिक इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं, या जो ट्रॉमा जो आप बचपन से लेके आ रहे हो, वो भी आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ को वो शेप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ये जब लड़कियाँ ससुराल चली जाती हैं फिर उनके वहाँ से जब सुनने को मिलता है उनके पेरेंट्स को तो वो बोलते हैं हमारे पास तो ऐसे नहीं थे, आपके पास जाके पता नहीं क्यों हो गई ऐसी। तो वो शायद इसीलिए ऐसा होता है कि वो जो बचपन में उन्होंने अपने घर पे जो सहा था या जो भी उनको मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास ही बोलेंगे अब उनको, जो भी उन्होंने फ़ील किए थे वो ससुराल में जाके उनको निकालती हैं फिर वहाँ पर। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अब वहाँ पे उनको यही चीज़ लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट अब यहाँ पे ना मेरा हस्बैंड मेरे साथ में है, तो मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे को सपोर्ट करेगा, वो मेरी बातों को समझेगा, और मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ़ को मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी उस लाइफ़ को उस तरीके से जी पाऊँगी। तो अब जैसे ही वहाँ पे उसका बिहेवियर जब चेंज होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि यार नहीं, कि हमारे घर पे तो बिल्कुल ठीक रहती हाँ। थी। वो इसलिए रहते थे क्योंकि तब तक जब एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हुँ, क्योंकि वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए, अपने इमोशनल नीड के लिए, फिजिकल नीड के लिए। उसको साइकिल चाहिए, उसको स्कूल जाना है, उसको बैग चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, वो हर एक चीज़ के लिए तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो चाह के भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये होता है कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो बात मान लो। हुँ। राइट? लेकिन अब जैसे ही जब वो एक लड़की जब वो बड़ी हो जाती है, जॉब करती है, जब वो इंडिपेंडेंट जब वो हो जाती है, शादी होके जब फिर वो नए घर में आती है, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार कि हमारे घर पे तो वो ठीक थे, लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि वो आपके घर में वो लड़की जो है वो सप्रेशन में रह रही थी। बिल्कुल। लेकिन अब जब अपनी ये ज़िंदगी जीने की जब वो कोशिश करी अपने हस्बैंड के साथ में, बिकॉज़ शी वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट शी विल रिसीव द काइंड ऑफ द सपोर्ट एंड द लव फ्रॉम हर पार्टनर। तो जब वो उस चीज़ को जब वो करती है, तो कहीं न कहीं उस लड़की की नेचर के अंदर वो चेंज आता ही आता है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो, क्योंकि अब उसको वो फ्रीडम चाहिए। क्योंकि अब उसको ये लगता है कि यार कि पहले मैंने 20 साल 25 साल मैंने पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन में मैं रही। अब क्या मैं बाकी की ज़िंदगी जो है मैं अपने इन-लॉज़ की रिस्ट्रिक्शंस में मैं रहूँगी। तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे वो इमोशनल फ्लक्चुएशंस होनी शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशंस होनी वो शुरू हो जाती हैं। और अगर उसको सही तरीके से अगर डील ना किया जाए, तो आई हैव सीन कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म ही हो जाता है फिर। सर बचपन में कोई भी बच्चा जब अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता है या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखता है तो वो उसके साइकिक पे या उसके माइंड पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कुछ सारी चीज़ें। ओके, देखो कि जो ये पेरेंट्स का जो ये लड़ाई झगड़ा जो ये होता है ना, ये किसी भी बच्चे की लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को वो चेंज कर देता है। हम्म। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब पेरेंट्स जो हैं जब वो लड़ाई कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अगर वो हैं, तो वहाँ पे जो एक छोटा बच्चा जो है ना वो डर जाता है। उसको, क्योंकि वो शोर होना शुरू होता है, दोनों की जो पेरेंट्स की जो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है।
तो उस टाइम पे वो ये बिलीफ क्रिएट कर लेता है कि मेरे को अपनी लाइफ में ना किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। तो वो क्या करता है, वो सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू करता है। उसके अंदर अवॉइडेंस आनी शुरू हो जाती है। वो सिचुएशंस को डील करने से डरता है। उन चीज़ों को फेस करने से वो डरता है। लाइक जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, वो एस्केप रूट वो ढूँढना वो शुरू करता है। तो अब जब वो रिलेशनशिप में जब वो जो ट्रॉमा जब वो क्रिएट होता है, जब वो पेरेंट्स को जब वो लड़ते झगड़ते देखता है, तो उसका भी एक ये बिलीफ क्रिएट हो जाता है। अगर तो बच्चा अगर अपने फादर के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उसको ये हमेशा एक ये बिलीफ क्रिएट हो जाएगा कि फीमेल्स तो होती ही ऐसी हैं। हाँ। अगर कोई बच्चा अपनी मदर के साथ में है, तो उसको ये बिलीफ क्रिएट हो जाएगा यार कि जो मेल्स जो होते हैं वो तो हमेशा ही लड़ते हैं, वो तो हमेशा डोमिनेंस ही वो दिखाते हैं। तो वही चीज़ें जो है वो जो बच्चा जो है वो सेम चीज़ें अपने रिलेशनशिप में आगे लेके जाता है। तो इमोशनल लेवल अगर मेंटल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, तो पहला ये होता है कि वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। सेकंड, उसके अंदर एक हेट्रेड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। अच्छा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लड़ते हुए देख रहे हैं ना, तो वो उसको जब ये दिखाई दे रहा है कि यार कि पापा के साथ तो हमेशा गलत होता है या मम्मी के साथ तो हमेशा गलत होता है, तो उसको एक पेरेंट के साथ में हमेशा कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। वो उसको ये लगता है कि यार रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड। सेकेंड ये होता है कि उसको जो एक सिस्टमैटिक मैरिज जो होती है, उस मैरिज में उसके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो यंग बच्चे जो हैं, या तो वो शादी कर ही नहीं रहे। हाँ। अगर वो शादी कर रहे हैं तो वो बहुत लेट शादी कर रहे हैं, 38 में आके, 35 में आके। वो तो एक ये बहाना बन जाता है कि यार कि अभी तो हमें ना सेटल होना है। अगर हम लोग सेटल होने की अगर बात करें, तो ज़िंदगी में कभी कोई शायद कोई सेटल नहीं होता, फाइनेंशियली सेटल नहीं होता। हमेशा अभी कुछ चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि वो अवॉइड कर रहा होता है। क्योंकि अननोइंगली वो बहुत सारी चीज़ें उसने बचपन से ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो बर्डन वो देखता हुआ आ रहा है। उसने ये उस बच्चे ने देखा कि मेरे, मान लो कि उसकी मदर वर्किंग थी, तो उस बच्चे ने ये देखा कि मेरी मम्मी सुबह ही घर का काम करती हैं, फिर ऑफिस जाती है, फिर घर का काम करती हैं, हुँ। और फिर हम लोगों को पढ़ाती भी है। तो वो कितना इमोशनल बर्डन है। सेम चीज़ उसने अपने मान लो फादर के साथ में देखी कि मेरे फादर तो यार जब देखो उन्होंने वो पैसा कमाने में ही वो लगे रहे। उन्होंने कभी हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, या अवेलेबल ही नहीं होते थे। हुँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना उस बच्चे को वो डर लग जाता है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लग जाता है। तो ये जो ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो फैमिलीज़ में जो ये डिस्प्यूट जो होते हैं, देखो, जहाँ पे 2 लोग होंगे ना, वहाँ पे थोड़े बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो एज़ अ पेरेंट से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई डिस्प्यूट अगर हो भी रहा है, तो पहली चीज़ हम ये बोलते हैं यार कि बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ओके? अब मान लो कि अगर आप लेट्स से कि आपकी लड़ाई हो भी गई बच्चों के सामने, तो उसके बाद बच्चों के साथ में बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करो कि बेटा वो लड़ाई नहीं हो रही थी, हमारे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कुछ हमारे बीच में कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा था, उस डिसएग्रीमेंट को हम लोग वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे से बात करके उसी टाइम पे उसको सूद करना ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे जो बच्चे जो होते हैं ना, मैंने जो देखा है कि उनके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा आना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे बच्चों को डेफिनेटली होते ही होते हैं आगे जाके। एंड प्लस वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं सिचुएशंस को। एंड बहुत बार ये देखना है कि उनको ना स्पीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं जिन पेरेंट्स के बीच में, आप देखना उनके बच्चों कि जब वो बच्चे ना ये प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं कर पाते होंगे, उनको हमेशा कहीं ना कहीं बोलते हुए उनको प्रॉब्लम होती होगी, हेजिटेशन होती होगी। और ऐसे बच्चों का हमेशा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमेशा एक लो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज में वो रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक उभरने का उनको मौका ही नहीं मिला। तो जो ये पेरेंट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये डेफ़िनेटली एक बच्चे की साइकिक पे बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल सर। सर अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पेरेंट्स हमारे लिए जानबूझकर ही बाउंड्री सेट करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, इस तरीके से बात नहीं करना। तो हो बच्चा उसे एज़ अ नेगेटिव लेता है इन सब बातों को। लेकिन पेरेंट्स उसे समझाते क्यों नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सब पॉज़िटिव है, उसे एज़ अ पॉज़िटिव लो। तो अगर वो इस तरीके से समझाएँगे तो फिर बच्चा उन्हें ट्रॉमा की तरह लेगा ही नहीं। ओके, देखो पहली चीज़ कि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो सारे जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो इंटेंशनली रिस्ट्रिक्शंस नहीं क्रिएट करते। लाइक जैसे आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये कहते हैं कि यार यहाँ मत जाओ या वहाँ मत जाओ या इतनी देर तक आपको नहीं जाना। तो बेसिकली क्या है, वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, या उन्होंने जो सोसाइटी में जो चीज़ों को देखा है, तो वो आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव वो बच्चों को वो रिस्ट्रिक्शंस एट टाइम्स देते हैं।
क्योंकि अगर आप हम लोग आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें कि इतना ईव टीजिंग हो रहा है, इतने सारे सिचुएशंस हो रही हैं गर्ल्स के साथ में कि भाई लेट नाइट अगर गर्ल्स जा रही है तो उनको लड़के जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो उन्होंने देखा है, वो देख रहे हैं कि सिचुएशन में, तो वो वहाँ पे ना वो पेरेंट्स हमेशा रिस्ट्रिक्शन जो कर रहे हैं, वो डोमिनेंस की वजह से नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव कर रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि शायद उनके एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। हुँ। लेकिन आजकल के बच्चों में भी एक ये प्रॉब्लम हो गया कि आजकल के बच्चों को लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ आ रहा है, तो बच्चे ना बचपन में ही बड़े हो जाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। तो वहाँ पे वो उन बच्चों के अंदर भी वो पेशेंस नहीं है, उनके अंदर भी ये है ही नहीं कि वो हम लोग अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें। हुँ। तो देखो कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला कि आपको उनकी इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कहीं जाने के लिए, किसी तरीके के पर्टिकुलर कपड़े पहनने के लिए, वन्स इन अ ब्लू मून अगर कोई वो रिस्ट्रिक्ट अगर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कुछ भी पहन लो, वो आपको हर चीज़ में ही मना कर रहे हैं। आप कहीं पर भी जाने की बात करो, वो हमेशा ही आपको मना कर रहे हैं, तो वो फिर उनका वो डोमिनेंस होता है। तो उस डोमिनेंस को आपने डील कैसे करना है, वो मैटर करता है। बट लेकिन आज के टाइम में एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा अंजलि, पेरेंटिंग बहुत चेंज हो गई है। आजकल तो पेरेंटिंग क्लासेस भी होती हैं कि जहाँ पे बचपन से ही वो बच्चों को पेरेंट्स को ये सिखाना शुरू करता है कि आपको बच्चों को किस तरीके से डील करना है, हाँ। उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग हमारी आ गई है, ट्रॉमा हीलिंग आ गई है। हमारे जब हम लोग जब छोटे थे, तब हम लोगों ने तो ये वर्ड सुना ही नहीं थे कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। बिल्कुल। इवन सर पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि बच्चे पेरेंट्स को पता बड़े ही नहीं कैसे हो था गए कि बड़े बच्चे। कैसे हो गए। तो अभी पहले तो ये होता ना कि अगर आप कुछ पेरेंट्स को बोलने की भी के सामने अगर बोलने की भी कोशिश करो, तो वो ये कहते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है टीनेजर्स में। जो टीनेजर जो होते हैं ना कि ना तो वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है। तो अगर वो कुछ बोलता है तो या फिर अगर कोई शैतानी अगर वो कुछ कर रहा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं अब तो तुम बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हारे को शर्म नहीं है, तुम इतनी शैतानी कर रहे हो। अब जब वो बड़ों वाली हरकत करता है तो फिर तब उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। तो वो बच्चा ना वहाँ पे उसका आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। वो बच्चा कहता है मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ, मैं कहाँ पे मैं फंस गया हूँ मैं। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि जो टीन एजेस जो होती है वो सबसे क्रिटिकल होती है, राइट। तो वहाँ पे पेरेंट्स को, पहले वाले पेरेंट्स को हमारे टाइम में शायद इतनी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन आज के आप देखो लोगों को, अगर मैं पेरेंटिंग में देखूं कि आज की डेट में ना अवेयरनेस बहुत आ गई है। एंड एक और उसका एक और रीज़न भी है कि अवेयरनेस क्यों आ गई है। आज की डेट में एक ही बच्चा नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है। पहले तो होते ही 6-6 7-7 थे। हाँ, क्योंकि सर लाइक जॉइंट फैमिली का और जॉइंट वो वाले फैमिलीज भी सीन होती था थी, सब। काम इतना हुआ करता था। पहले तो लाइक जैसे मेड्स नहीं होती थी, वॉशिंग मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सारे काम खुद करने हैं, राइट। मिक्सी भी नहीं होती थी, कुछ कुछ भी नहीं था यार, वो मम्मी जो है सिलबट्टे पे कर रही हैं, चटनी पीस रही है, वो सारी। तो जैसे जैसे जब वो चेंज हुआ, टाइम पीरियड जब चेंज हुआ, हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ गई, बच्चे हमारे पास एक ही हैं या दो हैं, तो उनके ऊपर हम लोग फोकस ज़्यादा अब हम लोग कर सकते हैं। एंड प्लस पेरेंट्स की अवेयरनेस भी अब वो बढ़ना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली विच एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो। हर एरा के अंदर एक अलग तरीके का एवोल्यूशन होता है, हर एरा में एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा, स्पेशली जो यंग बच्चे अगर हमारा पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं, तो कभी भी जो अगर पेरेंट्स अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो कोई समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो अपना डोमिनेंस आपके ऊपर दिखा रहे हैं। वो अगर आपको कुछ कंट्रोल, अगर आपको कहीं पर रोक रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को देखा है और वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए वो कंसर्न हैं। तो उन चीज़ों को आपको वो समझते हुए अपने पेरेंट्स को भी समझना है। लाइक जैसे अगर हम एज अ बच्चे अगर हम लोग बोलते हैं यार कि मेरे पेरेंट्स को मुझे समझना चाहिए, तो उसी तरीके से बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। अब अगेन हम लोग कहेंगे बच्चे हैं तो उनके अंदर इतनी समझदारी कैसे, लेकिन आज की जनरेशन जो है ना वो जेनजी, उसको इसलिए ही बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना 3 साल का या 2 साल का, उसको आईफोन चलाना आता है। तो क्यों? क्योंकि उनका आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल दोनों ही बहुत एनहांस्ड है। आप छोटा बच्चा अगर अगर आपने उसको डांट दिया,
अगर आपका 3 साल 4 साल का भी अगर छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको डाँट दिया ना, जब तक आप उसको सॉरी नहीं हाँ, बोलोगे, मनाना पड़ता है बच्चों उनको को। मनाना पड़ता है, उनको एज़ अ पेरेंट हमें हाथ जोड़ने पड़ते हाँ, हैं। अच्छा प्लीज़ मान जाओ, बेटा हाँ। मान जाओ, कुछ नहीं होता, चलो पापा आपको ये दिलवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल नीड बहुत अच्छी है। हमारे मम्मी-पापा तो हमें थप्पड़ मार के एक जगह बिल्कुल, पे बिठा देते, हाँ, हम लोग वहीं पर ही कि बैठे रहते रोओगे तो थे। थप्पड़ और पड़ेगा। करेक्ट? तो ये चीज़ होती थी, तो वहाँ पे पेरेंट्स के अगेंस्ट में मेरे को ये लगता है कि ग्रजेस नहीं होने चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, उन्होंने जो किया ना, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। एक्सेप्टेंस लेके देखो, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स लेके आ रहे हैं, उनके लिए भी तो लर्निंग है। तो हमें जज क्यों करना है? और हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए जो सेक्रीफाइस जो किया है, वो कोई नहीं कर सकता। और ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम लोग खुद पेरेंट्स बन जाते हैं ना। हुँ, जब तक मैं फादर नहीं बना था, तब तक लाइक जैसे मेरे मम्मी पापा जब बोलते थे, जब तुम खुद मम्मी पापा बनोगे ना, तब पता लगेगा तुम्हारे को। तब हमें लगता था यार, मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे क्या होता है, बच्चे पैदा करके पालना ही तो है, पालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और आपने ही तो पैदा किया है तो आप ही पालोगे, राइट? ये चीज़ नॉर्मली हर चीज़ में। लेकिन जब मेरी बेटी जब हुई, करेक्ट, उस टाइम पे जब मैंने वो फादरहुड में, जब वो पेरेंटहुड में जब मैं आया ना, देन आई रियलाइज कि यार, कि जो पेरेंट्स को जो सेक्रीफाइस जो होता है, उसको तो आप कभी भी कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा, कि वो अपनी हर एक चीज़ को, हर एक डिज़ायर को, वो हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर जो जिया है ना, हमारे लिए जिया है। हम लोग तो आज की डेट में फिर भी हम लोग अपने लिए जी रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को याद है, मेरे पापा ने आज तक कार नहीं खरीदी, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ़ाइनेंशियल कोई इश्यूज़ हैं। जब उनके पास टाइम था, तब भी उनको सिर्फ़ ये क्या था कि नहीं, मेरे को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखना है। मेरे बच्चों को एक अच्छी हेल्थ उनको मिले, उनके लिए मेरे को वो पैसा इकट्ठा करके रखना है। तो उन लोगों ने तो अपनी लाइफ जी नहीं है, राइट? तो पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस जो होता है, उनका जो ऋण जो होता है ना, उसको चुकाना जो है वो पॉसिबल नेक्स्ट टू नहीं है, इम्पॉसिबल है। राइट? तो इसलिए जो ये चीज़ जो है कि पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती नहीं होती। वो अपनी चीज़ें आउट ऑफ लव हमारे ऊपर कभी कभी इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। बट येस, ये ज़रूर मानता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो, दे आर ऑल्सो लर्निंग, वी आर ऑल्सो लर्निंग, सो दिस इज़ एन एवर गोइंग प्रोसेस एक्चुअली। अनलर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, यस, डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन थी एक्चुअली, क्योंकि ना ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही रेयर हम इस पे बात करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में एक्चुअली जल्दी से कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि लोग फील ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को। बार सोचते हैं कि दोबारा बात करेंगे, दोबारा से ट्रॉमास ट्रिगर होंगे, तो कोई बातें नहीं करना चाहता। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इस टॉपिक पे बात करी, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पे बात करी जहाँ आप लोग सब इसके बारे में जानना चाहते थे। सो अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।